सामाजिक न्याय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज इस पाठशाला के अगले हिस्से में हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर बात करेंगे और राम मनोहर लोहिया के जीवन के सामान्य परिचय के साथ उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब जिसमें उन्होंने सबसे मुकम्मल ढंग से अपनी वैचारिकी को स्पष्ट किया है, हिंदू बनाम हिंदू, उस पर बात करेंगे। सामाजिक न्याय की पाठशाला से जुड़ने वाले आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं और राम मनोहर लोहिया पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले दो बातें जो इस पाठशाला के ज़रिए मैं लगातार कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट पर और उसके व्यवहारिक रूप पर है कि आइडिया ऑफ इंडिया एक्चुअल में क्या है, जो आइडिया के रूप में है, और उसका ज़मीनी धरातल कैसा है। हमारी अवधारणाओं, हमारी संकल्पनाओं का दायरा क्या था और हमने कितना उसे लागू किया। हमारे सोचने समझने में और हमारे करने में फर्क कितना है। ये मेरी कोशिश है सामाजिक न्याय की पाठशाला के तहत बातचीत करने की। दूसरी बात, मैं इस पाठशाला के जरिए जो कोशिश कर रहा हूं वो ये कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि इतिहास की जो पुस्तकें हमें पढ़ने को मिली हों, जो इतिहास हमारी ज्ञान के सत्ता प्रतिष्ठानों में प्राइमरी पाठशालाओं से लेकर के हायर एजुकेशन तक पढ़ने को मिले, जो इतिहास संस्कृति और सभ्यता के जरिए परिवार की पाठशाला से लेकर समाज की पाठशाला में हमारे बीच में हमारे सामने जाहिर किया जाता है, क्या वो इतिहास मुकम्मल होता है? क्या वो इतिहास न्यायप्रिय होता है? क्या वाकई वो इतिहास है? या हमारे सामने जो जाहिर इतिहास है उसके पन्नों पर जो दर्ज नायक हैं, क्या उनकी छवियां उतनी ही निर्विवाद हैं, निरपेक्ष हैं, जितनी वो हमारे सामने पेश की गई हैं? या दूसरा सवाल इस मसले का कि जितने नायक, जितने ऐतिहासिक हस्ताक्षर हमें जानने को मुहैया कराए जाते हैं, उनके अलावा कुछ ऐसे लोग तो नहीं रहे जिनके इतिहास को सायास दर्ज नहीं किया गया, जिनकी छवियों को अगर दर्ज किया गया तो किन्हीं खांचों में दर्ज किया गया और आने वाली पीढ़ियों को मुकम्मल तौर पर यह जानने नहीं दिया गया कि आइडिया ऑफ इंडिया एक्चुअल में क्या है और उस आइडिया ऑफ इंडिया के हिस्टोग्राफी में, इतिहास लेखन में कितना अंतर्विरोध है। मैं अपने इस पाठशाला के जरिए यही कोशिश कर रहा हूं कि एक हिस्सा जो सामाजिक न्याय का है उसके इतिहास को पढ़ा जाए, उस इतिहास के उन पहलुओं को देखा जाए, ढूंढा जाए जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के इतिहास में हमारे सामने पेश किए गए या हमारे पॉलिटिकल कल्चरल डिस्कोर्स में हैं। अगर हैं तो किस रूप में हैं और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। इस क्रम में आज जिस शख्सियत पर हम बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्हें नए भारत के बनने की प्रक्रिया में आप उपेक्षित कर सकते थे। एक ऐसा कद, एक ऐसा विस्तार अपनी वैचारिकी, अपने व्यक्तित्व में, अपने क्रियाकलापों में इस शख्सियत के पास था कि जिसे नजरअंदाज नहीं किया गया। लेकिन आज जब मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर बात करने जा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उन पहलुओं पर बात की जाए जिनको हमारे इतिहास लेखन में शायद उपेक्षित कर दिया गया
या उतनी तवज्जो नहीं मिली जो शायद एक नए आइडिया ऑफ इंडिया को और मुकम्मल बना सकता था। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर। शुरू में कुछ उनके कोटेशन आपने सुना होगा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जब सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इन कोटेशन को जब आप किसी भी प्रोटेस्ट में कहीं भी अगर आप शामिल हुए होंगे, लोकतंत्र के सबसे बुनियादी पक्ष प्रतिरोध में अगर आप शामिल रहे होंगे, तो आप कभी न कभी इन स्लोगन से होकर जरूर गुजरे होंगे। एक ऐसा शख्स जिसने महात्मा गांधी की आलोचना की, जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा गांधी से प्रभावित होने के बावजूद गांधी से असहमतियां रखता था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने जमाने में प्रधानमंत्री से सीधे मुठभेड़ करता था। उन्होंने संसद में बोला 3 आना बनाम 15 आना, और कहा कि जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रधानमंत्री 25,000 रुपए खर्च करके इस गरीब देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा करता है, जो कि झूठा है। इंदिरा गांधी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहने का साहस किया। गूंगी गुड़िया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए उस समय के आंदोलनों में भी एक नारा चलता था, जब जब लोहिया बोलता है दिल्ली का तख्ता डोलता है। ऐसा कद था उस कद्दावर नेता का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में वो साहस था कि वो उस वक्त के प्रधानमंत्री को बोल सकते थे कि बीमार देश के बीमार प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वह शख्स थे जिन्होंने यह बात कही सीधे सीधे अपनी पार्टी की सरकार से खुलेआम त्यागपत्र की मांग करना साहस का काम है। हिंदुस्तान की राजनीति में तब तक सफाई और भलाई नहीं आएगी जब तक किसी पार्टी के खराब काम की निंदा उसी के पार्टी के लोग नहीं करेंगे। आज भक्ति का दौर है, और भक्ति किसी एक दल या किसी एक विचार के दायरे तक सीमित नहीं रही। भक्ति एक मूल्य बन चुकी है। रामायण महाभारत को कोरोना काल में भी घर घर पहुंचाने की मंशा रखने वाले लोग एक अलग भक्ति की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन उस भक्ति से मुठभेड़ करने का दावा करने वाले वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन और राजनीतिक दल कमोबेश उसी भक्ति की गिरफ्त में आ जाते हैं, जो शायद अपनी आलोचना नहीं सुन पाते। ऐसे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का यह वाक्य बहुत मौजू बन पड़ता है कि तब तक हिंदुस्तान की राजनीति में सफाई और भलाई नहीं आएगी जब तक किसी पार्टी की निंदा और आलोचना उसी के भीतर के लोग नहीं करेंगे। और मैं यह याद दिला दूं कि मुझे यह कहने का हक है कि हम ही हिंदुस्तान में एकमात्र राजनीतिक पार्टी हैं जिन्होंने अपनी सरकार की निंदा की थी, और सिर्फ निंदा ही नहीं की बल्कि एक मायने में उसको इतना तंग किया कि उसे हटना पड़ा, क्योंकि उसने अपने शासन में आंदोलनकारियों पर गोली चला दी थी। आज जिस दौर में हम बात कर रहे हैं, आंदोलनों को बेरहमी से कुचले जाने, सरकार के विरोध में बोलने वाली हर आवाजों को दबाए जाने की प्रक्रिया बहुत सामान्य बन चली है। हम उस सरकार के हिमायती बन पड़ते हैं तो हमें हर विरोध की आवाज देश के विरोध की आवाज नजर आने लगती है। हम भक्ति की बात करते हैं तो एक पुंगापंथी, कर्मकांडी, अंधविश्वासी भक्ति हावी हो जाती है। ऐसे दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करना बेहद जरूरी बन पड़ता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ नए भारत ने, आजादी के बाद बनते हुए भारत ने बहुत ज्यादतियां की, और जो नए भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठानों पर, सत्ता प्रतिष्ठानों पर जिस तबके का कब्जा था, वो सवर्ण तबका था, पुरुष तबका था, शहरों का तबका था, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास था। उसने लोहिया की शख्सियत को बहुत दुष्प्रचारित किया, और डॉक्टर लोहिया के वारिस माने जाने वाले किशन पटनायक और उनकी परंपरा में आने वाले योगेंद्र यादव उसकी 3 वजहें मानते हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि जिस भारत के अंग्रेजी दांव
सवर्ण बुद्धिजीवियों ने जिन 3 गुनाहों के लिए लोहिया को कभी माफ नहीं किया, वो 3 गुनाह थे। पहला, नेहरू और कांग्रेस का विरोध करना, क्योंकि लोहिया ये मानते थे कि कांग्रेस बहुत दिनों तक सत्ता में आ गई है, इसलिए निरंकुश हो गई है। लोकतंत्र का हित इसमें है कि कांग्रेस को विपक्ष में रखा जाए, और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा। दूसरा गुनाह लोहिया का, जो योगेंद्र यादव कहते हैं, जिस पर हम आगे भी बात करेंगे, कि जाति के सवाल को मुखरता से उठाना, जिसके गुनाह के चलते भारत के अंग्रेजी दांत सवर्ण बुद्धिजीवियों ने लोहिया को बख्शा नहीं। क्योंकि लोहिया जाति की बात करते हुए ये कहते थे कि कांग्रेस में भी वही सवर्ण वर्चस्व है जो जाति को नहीं तोड़ने देता, कांग्रेस में भी वही दिक्कत है जो कम्युनिस्टों की दिक्कत है, और लोहिया कम्युनिस्टों की आलोचना करते हैं। जाति के सवाल के चलते लोहिया को दुष्प्रचारित किया गया। और तीसरा था अंग्रेजी का विरोध, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि अंग्रेजी एक सामंती भाषा है। और जितना लोहिया पर लिखा गया, आज लोहिया को समझने के लिए लोहिया के ही एक वाक्य, एक संकल्पना की हमें मदद लेनी होगी। लोहिया कहते थे कि गांधी के 3 तरह के वारिस निकले, सरकारी गांधीवादी, मठाधीश गांधीवादी, कुजात गांधीवादी। सरकारी गांधीवादी से लोहिया का मतलब उस समय की कांग्रेस से था, जो सत्ता में बैठ गई, और उससे वो कहते थे कि ये गांधी की हत्या कर रहे हैं। मठाधीश गांधीवादी से उनका ताल्लुक था विनोबा भावे या उस तरह के लोग जो गांधी के मूल्यों पर चलने का दावा करने के साथ इस देश की बुनियादी समस्याओं को आमूलचूल ढंग से बदलने की मंशा नहीं रखते थे। इसलिए वो कहते थे कि ये गांधी की हत्या कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया मानते थे कि कुजात गांधीवादी जो हैं वही गांधी को बचाएंगे। इसी क्रम में हम लोहिया को भी देख सकते हैं कि आज लोहियावादी 3 तरह के लोग हैं। सरकारी लोहियावादी, जिसमें हम उन दलों को रख सकते हैं जिन्होंने लोहिया के नाम पर सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू की, उत्तर भारत के कई राज्यों में सत्ता पाई, कई बड़े और महत्वपूर्ण काम किए, बेशक परिवर्तन किए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पैदा किए, लेकिन कहीं न कहीं उनके द्वारा की गई चूकों ने लोहियावादी मूल्यों विचारों के साथ ज्यादती की। मठाधीश लोहियावादी ऐसे हैं जो अब शायद बहुत कमजोर पड़ गए हैं। बहुत छोटे छोटे संगठन जो लोहिया पर बात करते हैं, लेकिन अब वो बहुत कमजोर पड़ गए हैं, जिन्होंने लोहिया को पूजने की बात की। कुजात लोहियावादी के क्रम में हम किशन पटनायक, मधु लिमये, सच्चिदानंद सिन्हा और बाद के कुछ लोगों को देख सकते हैं। इस तरह से आज लोहिया को पढ़े जाने, समझे जाने और उससे ज्यादा लोहिया को जीने की जरूरत है। लोहिया के साथ, लोहिया के नाम पर होने वाले दुर्व्यवहार और लोहिया को लेकर उपेक्षित करने वाले साजिश से बचने की जरूरत है। और अब लोहिया के जीवन परिचय के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि आइडिया ऑफ इंडिया के नए कॉन्सेप्ट में, आजाद हिंदुस्तान में, जिन कुछ चेहरों को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखने वाले एकमात्र चेहरों के रूप में स्थापित किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आसपास के कुछ लोग इतने कद्दावर थे जो उनके महात्मापन, उनके महानायकत्व, महापुरुषत्व के सामने चुनौती थे, इसलिए उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। कहीं उसके शिकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी तो नहीं थे। डॉक्टर लोहिया का जन्म अकबरपुर में हुआ और 23 मार्च 1910 को, 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई। 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में लोहिया का जन्म होता है। पिता हीरालाल पेशे से अध्यापक, इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बनारस से इंटरमीडिएट किया डॉक्टर लोहिया ने, कोलकाता से स्नातक किया और लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, मराठी, बंगला इन भाषाओं के जानकार थे और हिंदी में लिखते, पढ़ते, बोलते रहते थे।
1918 में पिताजी के साथ अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। गांधी की पुकार पर 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान नेहरू से मुलाकात हुई। 24 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए। साइमन कमीशन के बहिष्कार के छात्र आंदोलन की अगुवाई में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शामिल हुए। 1930 में लोहिया जुलाई में अग्रवाल समाज के कोष से पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वहां से वे बर्लिन गए। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर बर्नर जेम्बार्ट को अपना अध्यापक चुना। 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा से विरोध प्रकट किया। डॉक्टर लोहिया ने सभागृह से उन्हें निकाला गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। डॉक्टर लोहिया बर्लिन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पैलेस में हिटलर का भाषण भी सुनने गए। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपने पीएचडी सबमिट की। बर्लिन विश्वविद्यालय से और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। जमनालाल बजाज लोहिया को गांधी के पास ले गए और उनसे कहा कि यह लड़का राजनीति करना चाहता है। 17 मई 1934 को पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन इस्लामिया हॉल में इकट्ठा हुए, जहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। 17 मई 1934 यहां लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जोड़ने का संशोधन पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 21-22 अक्टूबर 1934 को बंबई के बर्ली स्थित रेडीमनी टेरेस में 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चुने गए। कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक मुखपत्र के संपादक बनाए गए। 1936 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया। लोहिया बार बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जयप्रकाश नारायण और अन्य नेताओं को देते थे। लोहिया का कम्युनिस्टों के साथ एक वैचारिक द्वंद्व चलता है, आगे उस पर बात करेंगे। 1929 में उन्होंने जेल में अपना प्रसिद्ध लेख लिखा, शास्त्रों का नाश हो। अल्मोड़ा जिला सम्मेलन में लोहिया ने नेहरू को झट पलटने वाला नट कहा। नेहरू मतलब आप सोचिए, इन आवाजों को क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि नए भारत के इतिहास लेखन में वो जगह नहीं मिली केवल इसलिए कि वो नेहरू की आलोचना करते थे, या कुछ और? नेहरू को झट पलटने वाला नट कहा। लोहिया ने भूमिगत होकर के भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत काम किया, पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाया और भूमिगत रहते हुए जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी करो, आजाद राज्य बने जैसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं लिखी जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त वो उषा मेहता के साथ गुप्त रेडियो का संचालन करते थे और फिर भाग करके पकड़े जाने के डर से नेपाल गए। 30 दिसंबर 1946 को नोआखोली में हिंदू मुसलमानों के बीच के अविश्वास को दूर करने के लिए गांधी ने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया। पूरे साल नोआखोली, कलकत्ता, बिहार, दिल्ली सभी जगह लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर सांप्रदायिकता की आग को बुझाने में काम कर रहे थे। और ये याद करिए, ये वो वक्त था जब गांधी के नाम पर देश में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाने वाले गांधी के शिष्य गांधी को छोड़ चुके थे। डॉक्टर लोहिया उस समय गांधी के साथ दंगों को रोकने में जगह जगह देश में घूमे थे। और मैंने जो अभी पिछले दिनों पढ़ा उसके लिहाज से तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि गांधी के बाद उन कुछ नामों में डॉक्टर लोहिया सबसे पहले होंगे जिन्होंने भारत को बहुत ज्यादा घूमा, गांव गांव घूमा। और डॉक्टर लोहिया की जीवनी ओंकार शरद ने लिखी है। ओंकार शरद की जीवनी आपको पढ़नी चाहिए। ओंकार शरद से एक बार डॉक्टर लोहिया, ओंकार शरद उनके कमरे में जाते हैं और डॉक्टर लोहिया उनसे कहते हैं कि भारत का नक्शा देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक मैं एक बार घूमना चाहता हूं, बिहार, बंगाल होते हुए पूरा लुम्बिनी तक, कुशीनगर तक। तो ओंकार शरद पूछते हैं कि क्या इस रास्ते में क्या खासियत है? तो डॉक्टर लोहिया कहते थे इसी रास्ते गौतम बुद्ध पैदल गए थे। तो लोहिया सबसे ज्यादा घूमे थे, भारत की नब्ज को जानने वाले नेता थे और गौतम बुद्ध को बहुत
बहुत प्रतीक के रूप में मानते थे। डॉक्टर लोहिया की जीवनी ओंकार शरद ने लिखी है, उषा केलकर ने भी लिखी है, उसे भी आपको पढ़नी चाहिए। लोहिया समग्र तो कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है, बहुत लिखा है, उस पर भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 9 अगस्त 1947 से लगातार हिंसा रोकने का प्रयास करते रहे डॉक्टर लोहिया। 14 अगस्त की रात को हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारों के साथ लोहिया ने सभाएं की। 31 अगस्त को वातावरण फिर से बिगड़ गया, गांधी अनशन पर बैठ गए। तब लोहिया ने दंगाइयों से हथियार इकट्ठा किए। पूरा इतिहास पढ़िए एक बार हिंदुस्तान का। लोहिया के प्रयास से शांति समिति की स्थापना हुई। 4 सितंबर को गांधी ने अनशन तोड़ा। 29 सितंबर को बेलगांव में लोहिया को गिरफ्तार किया गया। आजाद भारत में उस समय दंगे चल रहे थे। अगस्त में, जनवरी 1947 में लोहिया ने नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने और राणाशाही के विरुद्ध सत्याग्रह करने की पहल की। नेपाल से एक बड़ा अच्छा कनेक्शन था, आगे भी उसका एक जिक्र करता हूं। 25 जनवरी 1948 को बंबई हड़ताल, जहां कामगार मजदूर यूनियन की हड़ताल में लोहिया शामिल होते हैं। गांधी से समर्थन मांगा उन्होंने। 28 जनवरी को गांधी ने कहा कि कल आना, कल पेट भर के बात होगी। 30 जनवरी को लोहिया जब बिरला भवन के लिए निकलते हैं, तब उन्होंने देखा कि गांधी की हत्या हो चुकी है। उनको खबर मिलती, जो एक मुलाकात थी, एक बात थी, शायद अधूरी रह गई। क्या बात होनी थी जो गांधी ने कहा था लोहिया से, जब सारे गांधी के शिष्य बड़ी बड़ी कुर्सियां पाकर के गांधी को छोड़ चुके थे। लोहिया को गांधी ने बुलाया था कि पेट भर के बात करेंगे। शायद वो बातें गांधी जी के पेट में ही रह गईं और लोहिया तक नहीं पहुंच पाई। 1949 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और यहीं लोहिया चौखंबा राज्य की संकल्पना देते हैं। हम आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे, चौखंबा राज्य क्या है। 3 जून 1951 को दिल्ली में जनवाणी दिवस पर प्रदर्शन होता है, जिसमें लोहिया नारा देते हैं 3 जून 1951, तारीख याद रखिएगा, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। रोजी रोटी कपड़ा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। लोहिया उस समय कहते थे कि रोजी रोटी कपड़ा दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। 1951 में एशिया की समस्त सोशलिस्ट पार्टियों का संगठन निर्मित करने का विचार लोहिया ने बनाया। 25 मार्च से 29 मार्च 1952 में एशियाई सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई और लोहिया इसमें नहीं जा पाए, जयप्रकाश नारायण को भेजा था। 24-25 सितंबर 1952 को सोशलिस्ट पार्टी की जनरल काउंसिल बैठक में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का विलय किया गया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 13-14 मई 1954 को उत्तर प्रदेश प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा नहर रेट की बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन किया गया। 4 जुलाई 1954 को फर्रुखाबाद में वाणी स्वतंत्रता को लेकर भाषण के चलते लोहिया गिरफ्तार किए गए। हिंदुस्तान आजाद हुआ है और एक ऐसा नेता जो किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, नहर का रेट बढ़ाए जाने के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, एक ऐसा नेता जो वाणी की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने के चलते गिरफ्तार किया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी वह गिरफ्तार किया जा रहा था। 31 दिसंबर 1955 व 1 जनवरी 1956 को सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1956 में लोहिया ने मैनकाइंड पत्रिका शुरू की। 1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, ये डॉक्टर लोहिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, क्योंकि अंग्रेजी को डॉक्टर लोहिया सामंती भाषा कहते थे। वो ये कहते थे कि ये केवल विदेशी भाषा नहीं है, ये सामंती भाषा, यानी जितने भी तरह की गैर बराबरियां एक सामंती समाज में हो जाती थी, वह गैर बराबरी को अंग्रेजी आधार बना करके और बढ़ाती है और इसके आधार पर कुछ लोगों को मौका देती है और कुछ लोगों से बहुत सारे लोगों से मौका छीन लेती है। डॉक्टर लोहिया क्या लिखते हैं अम्बेडकर के अंग्रेजी के लिए, यदि सरकारी और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएं जिसे देश के करोड़ों आदमी न समझ सकें, तो यह केवल एक प्रकार का जादू टोना होगा। अंग्रेजी हटाओ का नारा लोहिया का दुष्प्रचारित किया गया कि ये हिंदी के हिमायती थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लोहिया ने कहा कि मातृभाषा यानी भारतीय भाषाओं को तवज्जो दी जाए और विदेशी भाषा को, सामंती भाषा को हटाया जाए। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के साधारण लोग अपने अंग्रेजी के अज्ञान पर लजाएं नहीं, बल्कि गर्व करें। इस सामंती भाषा को उन्हीं के लिए छोड़ दें जिनके माँ बाप अगर शरीर से नहीं तो आत्मा से अंग्रेज रहे।
तो ये एक बड़ा हिस्सा था भारतीय भाषाओं को तवज्जो देने का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। 1962 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया नेहरू के विरुद्ध यूपी के फूलपुर, इलाहाबाद के पास वो जगह, फूलपुर से चुनाव मैदान में उतरे, हार गए। 11 नवंबर 1962 को कलकत्ता में सभा करके लोहिया ने तिब्बत का सवाल उठाया। एक इंटरनेशनल विजन भी था उस नेता के बाद, इसीलिए वो एशियाई सोशलिस्ट पार्टी की गठन करना चाह रहे थे। समाजवाद को एक विचार, अपना एक मुकम्मल विचार मानते थे। 1963 में फर्रुखाबाद के लोकसभा उपचुनाव में लोहिया 58,000 वोटों से जीत गए। लोकसभा में लोहिया ने 3 आना बनाम 15 आना की अत्यंत चर्चित बहस को छेड़ा, जिसमें उन्होंने 18 करोड़ आबादी के 4 आना पर जिंदगी काटने तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर 25,000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने का आरोप लगाया। यह तेवर था, आज हमारा प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहन ले, अरबों रुपए का प्रचार कर ले, करोड़ों रुपए का कपड़ा पहन ले, मशरूम पता नहीं क्या खाते हैं, वो खबरें आती रहती हैं। गरीब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, और खुद उनकी पूरी पार्टी, उनकी पूरी पॉलिटिक्स किस तरह से इस तरह के गरीबों का मजाक बनाने वाली है। डॉक्टर लोहिया होते तो शायद आज के प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे मुखर आवाज डॉक्टर लोहिया की होती, क्योंकि नेहरू से बड़ा कद तो नहीं ना है आज के प्रधानमंत्री का, सो कॉल्ड अर्थों में कहें तो। डॉक्टर लोहिया ने उस समय चुनौती दी कि गरीब देश का प्रधानमंत्री, झूठों का नट। 9 अगस्त 1965 को लोहिया को भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। आजाद देश में लोहिया गिरफ्तार हो रहे थे। 30 सितंबर 1967 को लोहिया को नई दिल्ली के विलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसमें कहा गया कि उनको पौरुष ग्रंथि की ऑपरेशन होगा, और 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया। और बाद में इस अस्पताल का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल किया गया। उनकी मौत के बारे में कुलदीप नैयर लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन में कि मैं राम मनोहर लोहिया से अस्पताल में मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि कुलदीप, मैं इन डॉक्टरों के चलते मर रहा हूँ। एक साजिश, जयपाल मुंडा, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, सोचिएगा, इन कड़ियों को जोड़िएगा। कुलदीप नैयर लिखते हैं कि लोहिया की बात सच निकली, क्योंकि डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का गलत इलाज कर दिया था। उनकी मौत के बाद सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण हेतु एक समिति नियुक्त की थी। आज यही अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज, एक दो टुकड़ों में बातें करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि ऐसे बड़े प्रतीकों और बड़े विचारकों के ऊपर बात करने में, छोटे से फेसबुक लाइव में हम सारी बात करें, ये मुश्किल है, असंभव है। इसलिए मैं टुकड़ों में कुछ कुछ जरूरी बातों को इशारा करके हिंदू बनाम हिंदू पर लौटूंगा। डॉक्टर लोहिया की एक प्रसिद्ध सूत्र वाक्य था, सप्त क्रांति। आइए इनके बारे में जानते हैं कि 7 क्रांतियां क्या हैं, और फिर हम समझेंगे कि किस खांचे में डॉक्टर लोहिया को कैद कर दिया गया और क्यों। अंतर्विरोधों पर भी बात करेंगे। सप्त क्रांति में पहली क्रांति है नर नारी की समानता के लिए क्रांति, जेंडर डिस्कोर्स। दूसरी क्रांति है चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति, रंग भेद। संस्कारगत, जन्मगत जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर देने के लिए क्रांति, ये तीसरी क्रांति है। चौथी क्रांति परदेसी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज के लिए क्रांति। पांचवी क्रांति निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति। कृषक चेतना, कैपिटलिस्ट थ्योरी यहां पर आती है कि कैसे वो कैपिटलिज्म को लोहिया क्या समझते थे, और आर्थिक गैर बराबरी, इस पर फोकस करते हैं कि इसको एक प्रमुख क्रांति के स्तर पर रखना होगा। छठवीं क्रांति निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्री पद्धति के खिलाफ के लिए क्रांति अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए क्रांति, यह 7वीं क्रांति थी। सप्त क्रांति का विचार लोहिया के वैचारिक दायरे के विस्तार को हमारे सामने रखने में एक मुकम्मल
दृष्टिकोण रखता है। थोड़ी सी बात फेमिनिज्म की और आगे हम इस पे बात करेंगे। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारतीय नारी और स्त्री को सावित्री नहीं, सती सीता नहीं, द्रौपदी होना चाहिए। द्रौपदी को अपना एक स्त्री चुननी, एक नायिका के रूप में चुनना चाहिए जो अपने हक हुकूक के लिए महाभारत तक करा सकती है। ये जो धार्मिक चोले में सती, सावित्री, सीता, स्त्री है, यह तो बड़ी मुश्किल है। इसके लिए डॉक्टर लोहिया बहुत मुखालफत करते हैं और हम जानते हैं कि हिंदी के तमाम कवियों पर इसका प्रभाव पड़ा। और मैंने वो प्रसिद्ध कविता पहले भी पढ़ी थी और फिर से पढ़ूंगा। पढ़िए गीता बनिए सीता, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, किसी मूर्ख की हो परड़ीता, निज घर बार बसाइए। तो हिंदी के तमाम प्रगतिशील कवियों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का वैचारिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर के तमाम उपन्यासकारों, कहानीकारों पर इनका प्रभाव होता है। दक्षिण के यू आर अनंत मूर्ति तक पे माना जाता है कि डॉक्टर लोहिया का प्रभाव है। तो इस तरह से एक सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर देखें तो कितना विस्तार है इस नायक में। धार्मिक चिंतन को लेकर के डॉक्टर लोहिया के विचार जो हैं, मैं उससे कुछ जगहों पर बहुत अंतर विरोध देख पाता हूं। लेकिन लोहिया ने क्या कहा, इसको देखते हैं और फिर आप भी विश्लेषण करिए कि डॉक्टर लोहिया धर्म को किस रूप में देखते थे। धार्मिक चिंतन के लिए डॉक्टर लोहिया ने लिखा है, राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति। बहुत गहरे अर्थों में इसका विश्लेषण किया जाना आज भी अपेक्षित है। जब पेरियार को याद करिए, फूले को याद करिए, ये सारे लोग ये लड़ाई लड़ते थे कि धर्म को राजनीति और शिक्षा संस्थानों से बाहर रखना चाहिए। यानी अकादमिक जगत में धर्म को नहीं लाना है, राजनीति में धर्म को नहीं लाना है। आज विडंबना यह है कि राजनीति धर्म केंद्रित है और अकादमिक संस्थानों को, पाठ्यक्रमों को धार्मिक मठों में तब्दील किए जाने की साजिशें हैं। तो इस बात पर पुनर्विचार अवश्यंभावी है जो लोहिया ने कहा था। रामायण को डॉक्टर लोहिया कहते हैं उत्तर दक्षिण का संगम, महाभारत को पूर्व पश्चिम के संगम का ग्रंथ। चित्रकूट और अयोध्या में 1961 में रामायण मेला लगाने की बात करते हैं और दिलचस्प है कि रामायण मेला को केवल संघी मानसिकता या दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग लोहिया को अप्रोप्रिएट करने के लिए इस्तेमाल तो करते हैं। लेकिन देखिए, लोहिया कहते थे कंबन की तमिल रामायण, एकनाथ की मराठी रामायण, कृतिबास की बंगला रामायण और ऐसी ही दूसरी रामायणों ने अपनी अपनी भाषा को जन्म और संस्कार दिया। उनका विचार था कि रामायण मेले में तुलसी की रामायण को आधार बना करके इन सभी तरह की रामायणों का पाठ, विचार और मूल्यांकन करना होगा। और फिर तुलसी को, रामचरितमानस को राम मनोहर लोहिया थोड़ी ज्यादा तवज्जो देते हैं और फिर उनका प्रसिद्ध कोटेशन तुलसी को लेकर के है। आज चूंकि वक्त कम है, इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा कि किसी लेख के जरिए मैं चूंकि मेरा पीएचडी का काम तुलसी पर है तो मैं इस पर विस्तार से लिखने का मन बनाया हूं। कोटेशन है राम मनोहर लोहिया का, जब चारों तरफ से अझेल हमले हो रहे हों तो बचाना, थामना, टेक देना शायद ही तुलसी से बढ़कर कोई कर सकता है। जब साधारण शक्ति आ चुकी हो, फैलाव, खोज, प्रयोग, नूतनता और महाबल तथा महाआनंद के लिए दूसरी या पूरक कविता ढूंढनी होगी। ये प्रभाव है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। चौखंबा सिद्धांत जो एक दो बहुत जरूरी बातें उसका जिक्र करके मैं हिंदू बनाम हिंदू पर लौटूंगा। चौखंबा सिद्धांत के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें एक खामी देखते हैं। वो कहते हैं कि हम दो खंभों पर पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, केंद्र और राज्य। जबकि राम मनोहर लोहिया के तमाम राजनीतिक चिंतन पर गांधी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए ये बात यहां दिखती है कि वो चौखंभा की बात करते हैं। ग्राम मंडल, ग्राम सभा पहला खंभा,
मंडल यानी जिला दूसरा खंबा, केंद्र तीसरा, प्रांत यानी राज्य, और चौथा खंबा केंद्र। और फिर लोहिया का विजन ये था कि एक विश्व सरकार की संकल्पना होनी चाहिए थी जो पांचवा खंबा हो। पुलिस और प्रशासन के विकेंद्रीकरण की बात लोहिया उठाते हैं। वो जिलाधीश के पद को केंद्रीकरण का प्रभाव मानते हैं, इसलिए उसके खिलाफ बोलते हैं। वाणी की स्वतंत्रता और कर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और व्यक्ति को साधन और साधे दोनों मानने की बात करते हैं। लोहिया के सामाजिक विचार बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी सामाजिक विचार पर आज विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं अगले हिस्से में आऊंगा। उन्होंने किताबें लिखी, जाति द कास्ट, वर्ण व्यवस्था का मुखर विरोध। एक बार विश्लेषण करिएगा कि पेरियार, फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, उत्तर भारत में देखें तो अंबेडकर खुद लिख रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जाति का विश्लेषण। ऐसा क्यों हुआ कि इन सारे लोगों के विश्लेषणों के समय ही, उसी वक्त नेहरू, पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, तमाम एक दक्षिणपंथी धड़ा ऐसा है जो लगातार एक महानायकत्व रखे हुए हैं। जाति को लेकर के इन लोगों में क्यों वह चेतना नहीं दिखी जो फूले, पेरियार, अंबेडकर में दिखी, जो राम मनोहर लोहिया में दिखी? ये सोचने वाली बात है, और इसका विश्लेषण आने वाली पीढ़ियां करेंगे। हिसाब देना होगा। महात्मापन, लौह पुरुष, महामना, जाने क्या क्या। लेकिन आपको भारत की बुनियादी समस्या पर विचार करना उतना महत्वपूर्ण नहीं। राजगोपालचारी, पेरियार से संवाद आएंगे, हिंदू बनाम हिंदू में जिक्र करेंगे जाति का। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सीधे कहते थे कि वर्ण व्यवस्था का विरोध होना चाहिए, सामाजिक विषमता का विरोध, जाति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्धारण है, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मानते थे कि जाति का उन्मूलन होना चाहिए। निम्न जाति के उन्मूलन की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं। निम्न जातियों का उत्थान, जाति उन्मूलन के लिए कुछ सूत्र देते हैं, जिसमें निम्न जातियों के उत्थान की बात करते हैं, राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने की बात करते हैं, अंतरजातीय विवाह और सहभोज की बात करते हैं, वयस्क मताधिकार व प्रत्यक्ष चुनाव, नवीन समाजवाद की स्थापना। आर्थिक दृष्टि से जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जाति चिंतन का बुनियादी आधार है। विशेष अवसर का सिद्धांत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लगातार इस पर फोकस करते हैं, और वो नारा हम क्यों कर भूल जाएं, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संसोपा सीधे, और वो पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, और ये जाति को लेकर के सीधा, स्पष्ट, बिना किसी तंत्र विरोध का एक दृष्टिकोण है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जाति केंद्र। उसके बाद मार्क्स, गांधी, समाजवाद और इन सब को लेकर के बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। इतिहास चक्र किताब है जिसे जरूर पढ़ना चाहिए। मार्क्स के इतिहास की व्याख्या की आलोचना करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और वो ये कहते हैं कि विभिन्न समाजों में शक्ति व समृद्धि के लिए संपर्क व संघर्ष के जरिए इतिहास चक्र बदलता रहता है। और यहाँ वो मार्क्स से थोड़ा असहमत होते हैं। वो कहते हैं कि समाज के आंतरिक गठन व अंतःक्रिया, जाति और वर्ग भारत में दो है, तो इन दोनों के भीतर अंतरक्रिया होती रहती है। जातियां शिथिल होकर वर्ग में और वर्ग संगठित होकर जाति में तब्दील होते रहते हैं। इसलिए इतिहास चक्र एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसे पढ़ना चाहिए। भाषा, धर्म और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक की खोज से जाति और वर्ग को जोड़ा जा सकता है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जगह लोहिया ने चेतना पर जोर दिया, और यहाँ एक अलग वैचारिक दृष्टिकोण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दिखता है। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसमें देश विदेश नीति कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, मार्क्सवाद और समाजवाद, राग, जिम्मेदारी की भावना, अनुपात की समझ, समलक्ष्य, समबोध, समदृष्टि, सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण आवाहन, समाजवादी चिंतन, संसदीय आचरण, ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और एक दो महत्वपूर्ण किताबें जिनको मैं कह रहा हूं कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास चक्र एक किताब है, उसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। भारत विभाजन के गुनहगार, ये किताब है, इसे बहुत पतली सी राजकमल लोक भारती से आई है, और लोक भारती से ही उनकी दूसरी किताब है हिंदू बनाम हिंदू।
तो हिंदू बनाम हिंदू पर हम बात करेंगे, और ये इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, और इसमें छोटे छोटे लेख हैं। शुरुआत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये कहते हैं कि हिंदू के भीतर कई तरह के अंतर्विरोध हैं, उदारवादी हिंदू और कट्टरवादी हिंदू। इसको लेकर के वो कह रहे हैं कि हर दौर में संघर्ष होता रहा, हिंदू धर्म में तमाम कुरीतियां हैं जिसे कट्टरवादी हिंदू बनाए रखना चाहते हैं, उदारवादी हिंदू उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। दुनिया के बाकी देशों में उसमें हिंसक क्रांतियां हुई, लेकिन हिंदू धर्म में हिंसक क्रांति नहीं हुई, ये लगातार बदलता रहा। इसको लेकर के पहले चैप्टर हिंदू बनाम हिंदू में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं और कहते हैं कि जो कट्टरवादी हिंदू है वो यथास्थितिवादी है, वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। 4000 साल या उससे भी अधिक समय पहले कुछ हिंदुओं के कान में दूसरे हिंदुओं द्वारा शीशा गलाकर डाला जाता था और उनकी जबान खींच ली जाती थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का नियम था कि कोई शूद्र वेदों को न पढ़ सके न सुन सके। 300 साल पहले शिवाजी को यह मानना पड़ा था कि उनका वंश हमेशा ब्राह्मणों की ही मंत्री बनाएगा ताकि हिंदू रीतियों के अनुसार उनका राज तिलक हो सके। करीब 200 वर्ष पहले पानीपत की आखिरी लड़ाई में, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज्य कायम हुआ, एक हिंदू सरकार दूसरे हिंदू सरदार से इसलिए लड़ रहा था क्योंकि वो अपने वर्ण के अनुसार ऊंची जमीन पर तंबू लगाना चाहता था। और उसके बाद गांधी पर बम फेंकने और गांधी की हत्या की बात करते हैं और उसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से संघर्ष की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हिंदू बनाम हिंदू को कहते हैं कि जो प्रतिरोध है वो भी हिंदू धड़ा है और वो लगातार प्रतिरोध की बात करता है। मैं भारतीय इतिहास का एक भी ऐसा काल नहीं जानता जिसमें कट्टरपंथी हिंदू धर्म भारत में एकता या खुशहाली ला सका हो। जब भी भारत में एकता या खुशहाली आई तो हमेशा वर्ण, स्त्री, संपत्ति और सहिष्णुता, ये 4 चीजें हैं जो पैरेलल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चिंतन में दिखती हैं। वर्ण व्यवस्था यानी जाति, स्त्री चिंतन यानी जेंडर डिस्कोर्स, संपत्ति यानी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। ये लगातार एक समानांतर दृष्टिकोण में चलता है, जिस दरमियान तिलक, लाला लाजपत राय, राजगोपालचारी, खुद गांधी तमाम जगहों पर अंतर्विरोधों के शिकार दिखते हैं, वहां इस तरह के प्रतीक बहुत रेडिकल और प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स रखते हैं। उसके आगे ज्ञानेश्वर को शिवाजी से जोड़ते हुए, गुरु नानक को रणजीत सिंह से जोड़ते हुए और शंकराचार्य की पूरी प्रक्रिया को विजयनगर परंपरा से जोड़ते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं लोहिया कि क्यों बार बार हुआ कि हर पुनरुत्थानवादी, हर विरोध की आवाज को हिंदू धर्म में दबाया गया। ये एक सोचने की बात है। और उदारवादी धरा लगातार कमजोर होता रहा, और जो कट्टरवादी धरा, आज तो कट्टरवादी धरा शीर्ष पर है। एक विश्लेषण लोहियावादियों को करना होगा। उस समय तक खुला एक उद्देश्य यही था कि ये कट्टरवादी पंथ हिंदू वर्ण व्यवस्था को बचाकर हिंदू धर्म की रक्षा करना चाहते थे। और तब वो कहते हैं कि जब इतिहास के पन्ने गांधी की हत्या को कट्टरपंथी उदार हिंदुत्व के युद्ध की एक घटना के रूप में रखेंगे और उन सभी पर अभियोग लगाएंगे जिन्हें वर्णों के खिलाफ और स्त्रियों के हक में, संपत्ति के खिलाफ और सहिष्णुता के हक में गांधी के कामों से गुस्सा आया था, उन्होंने गांधी की हत्या की। पेज नंबर 6 हिंदू बनाम हिंदू। और खोजिए कि आज क्यों ऐसा है कि गांधी के हत्यारे वैचारिक तौर पर इतने अंतर्विरोधों के शिकार हैं कि कभी पटेल को अपना बनाएंगे, कभी गांधी को अपना बनाएंगे, कभी बुद्ध को अपना बनाएंगे, कभी लोहिया को अपना बनाने, कभी अम्बेडकर को अपना बनाने की बात। ऐसा नहीं है। वैचारिक स्पष्टता इतनी है इन लेखों में, इन विचारकों के पास, कि वो दोहरापन नहीं होगा। हालांकि कुछ जगहों पर धर्म को लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में अंतर्विरोध है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। इस पूरे लेख में ब्राह्मण बनिया मिलकर के पूरे हिंदू समाज में शोषण करते आए हैं, यह बात कहते हैं। हिंदू शायद दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी धर्म है, क्योंकि वह न सिर्फ दुनिया के सभी पाखंडियों की तरह दूसरों को धोखा देता है, बल्कि अपने को धोखा देकर खुद अपना नुकसान करता है। हिंदू बनाम हिंदू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सुनते जाइए कोटेशन। हिंदू धर्म मानने वालों को, छोटे से छोटे को भी दार्शनिक समानता तो देते हैं, लेकिन सामाजिक समानता यही दार्शनिक लोग नहीं देते। आज लोहिया के बड़े बड़े वारिस, मठाधीश लोहियावादी, मठाधीश प्रोफेसर, जो विश्वविद्यालयों में लोहिया के नाम पर लेख लिख लिख करके जाने क्या क्या खाए हैं,
लोहिया के इन विचारों पर बात ही नहीं करते, लोहिया के इन हिस्सेदारी के सवाल पर कभी जिक्र ही नहीं करते कि कैसे। लोहिया ने साफ लिखा है कि दार्शनिक समानता दी आपने, लेकिन सामाजिक विषमता दी। यह एक दोगलापन है और इसको कहते हैं यह पाखंड है। क्यों नहीं आप ये कहते कि आप तो प्रोफेसर लोग हो, आप तो कहते हो कि हम सारी जाति के लोगों के साथ एक थाली में बैठ के खाते हैं, तो इंटरव्यू में नंबर जाति देखकर कौन कम देता है? लोहिया के वारिस है, लोहिया को बदनाम कर रहे हैं। फिर उसके बाद गांधी का प्रभाव चूंकि बहुत ज्यादा है, यहां एक आपत्तिजनक बात है जो मेरी दृष्टि में, आप भी विचार करिए। जिस दौर में पेरियार लिख रहे थे मैं ईश्वर नहीं मानता, भगत सिंह लिख रहे थे मैं नास्तिक हूं, कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, ये 1950 का लेख है, जुलाई 1950 का, हिंदू बनाम हिंदू। इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं, मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सारे जीवन और सृष्टि को मैं एक में बांधने वाली ममता की भावना है, हालांकि वह अभी दुर्बल भावना है। तो एक एग्नोस्टिक अप्रोच है लोहिया का। आगे वो लिखते हैं, हिंदू धर्म कोई खास सिद्धांत या संगठन नहीं है, न विश्वास और व्यवहार का कोई नियम उसके लिए अनिवार्य ही है। स्मृतियों और कथाओं, दर्शन और रीतियों की एक पूरी दुनिया है, जिसका कुछ हिस्सा बुरा और बहुत कुछ ऐसा है जो काम आ सकता है। तो हिंदू बनाम हिंदू का मूल क्रक्स ये है कि ये पेरियार, फूले, अंबेडकर से यहां अलग है। वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में ही बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, हमें उसको ले लेनी है। आगे वो कहते हैं कि आज हिंदू धर्म में उदारता और कट्टरता की लड़ाई ने हिंदू मुस्लिम झगड़े का ऊपरी रूप ले लिया, लेकिन हर ऐसा हिंदू जो अपने धर्म और देश के इतिहास से परिचित है वो इन झगड़ों की ओर ध्यान देगा जो 5000 साल से भी अधिक समय से चला रहे और आज भी हल नहीं हो रहे। तो मठाधीश लोहियावादियों, सरकारी लोहियावादियों, जरा इस पे विचार करो, क्यों आप इस तरह का साहस नहीं जुटा पा रहे कि लोहिया की इन बातों को कोट करो। 5000 साल का शोषण लोहिया लिख रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमानों के प्रति सहिष्णु नहीं हो सकता अगर उसके साथ ही वर्ण और संपत्ति के विरुद्ध और स्त्रियों के हक में काम न करे। जो जातिवादी है वही सांप्रदायिक है, लोहिया साफ साफ लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक और मानवीय सवाल आज मुख्यतः राजनीतिक सवाल है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात, सांप्रदायिक चुनौती, सांप्रदायिक हिंसा, इसको वो कहते हैं कि वो जो कट्टरवादी हिंदू है वही आगे ले आता है। और मैं रागात्मक एकता की बात नहीं करता। हिंदू लोहिया के मठाधीश लोहियावादी प्रोफेसरों, सामाजिक न्याय के नाम पर जो राजनीतिक लोहियावादी हैं उन नेताओं को कोटेशन पढ़ना चाहिए। रागात्मक एकता एक बात होती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका गृह युद्ध, पेज नंबर 11, हिंदू बनाम हिंदू। उन्होंने क्या कहा कि रागात्मक एकता तो पॉलिटिकल बात है कि सब मिल के बैठ के खाएं पिए, जब तक जिसमें अमेरिकन गृह युद्ध की याद दिलाना चाहूंगा जिसमें 4 लाख भाई ने भाई को मारा, 6 लाख व्यक्ति मरे, लेकिन जीत की घड़ी में अब्राहम लिंकन और अमेरिका के लोगों ने उत्तरी और दक्षिणी भाइयों के बीच ऐसी रागात्मकता दिखाई। हिंदुस्तान का भविष्य चाहे जो हो, हिंदू को अपने आप को पूरी तरह बदलकर मुसलमान के साथ ऐसी रागात्मकता हासिल करनी होगी। आज सांप्रदायिक लोग, सांप्रदायिक तख्तियां मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगलने वाले लोहिया का नाम लेते हैं। ये लोहिया का अपमान है। अब आगे वो लिखते हैं कि किस तरह से वर्ण, स्त्री, संपत्ति और सहिष्णुता, इन 4 चीजों से हम उदारवादी हिंदुत्व के जरिए एक सामाजिक न्याय की बात कर पाएंगे। इस पुस्तक का दूसरा लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जाति और योनि के 2 कटघरे। इसका पहला वाक्य सुनिए, दुनिया में सबसे अधिक उदास हैं हिंदुस्तानी लोग। वे उदास हैं क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा गरीब और बीमार हैं। आज लोहियावादी, मैं बार बार कह रहा हूं, मठाधीश लोहियावादियों और सरकारी लोहियावादियों, प्रोफेसर लोहियावादियों, छद्म लोहियावादियों, ये क्यों नहीं आपने कोट किया? बीमारी किसकी बताई लोहिया ने? जाति की। और आज आप बार बार जाति का नाम लेती, जो जाति का नाम लिया उसको जातिवादी कह दिया। लोहिया क्या लिख रहे हैं? जो लोग यह सोचते हैं कि आधुनिक अर्थतंत्र के द्वारा कम्युनिस्टों के ऊपर प्रहार, आधुनिक अर्थतंत्र के द्वारा गरीबी मिटाने के साथ ही ये कटघरे अपने आप खत्म हो जाएंगे, बड़ी भारी भूल करते हैं। गरीबी और ये 2 कटघरे, जाति और योनि यानी जेंडर डिस्कोर्स, ये
ये दो कटघरे एक दूसरे के कीटाणुओं पर पनपते हैं। यानी आर्थिक आधार पर जाति खत्म नहीं होगी, आज भी नहीं हुई। अब इसके बाद बड़ा दिलचस्प वाकया है, हिंदू बनाम हिंदू किताब के दूसरे चैप्टर में जाति और योनि के कटघरे में पूरी धज्जी उड़ाते हैं उस समय। अब सोचिए, आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन? पंडित आचार्य राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद ने बनारस में जाकर के 200 पंडितों का राष्ट्रपति होते हुए पांव धुला था। इस घटना का जिक्र इस लेख में किया है। भारत के राष्ट्रपति ने पुण्य नगरी बनारस में सार्वजनिक रूप से 200 ब्राह्मणों के पैर धोए। सार्वजनिक रूप से किसी के पैर धोना अश्लीलता है, और यही काम तो अभी पिछले चुनाव में अब के प्रधानमंत्री ने भी किया। यही अश्लीलता, किसी ने बोलने का हिम्मत नहीं किया इस तेवर में। लोहियावादी, सरकारी लोहियावादी और प्रोफेसर लोहियावादियों ने भी इस अश्लील काम को ब्राह्मण जाति तक सीमित करना दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। इस विशेषाधिकार प्राप्त जाति के अधिकांशतः ऐसे को सम्मिलित करना जिनमें न योग्यता हो न चरित्र, विवेक बुद्धि का परित्याग है, जो कि जाति प्रथा और पागलपन का अवश्यंभावी अंश है। उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति के लिए पागलपन शब्द का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति इस अश्लीलता का प्रदर्शन कर सके, यह मुझ जैसे लोगों पर बड़ा अभियोग है, जो सिर्फ नपुंसक गुस्से में ही बोल सकते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि यह हिंदुत्व की नीचतम क्रूरता है जो आज भी जारी है। अछूतों का पैर धुल लो, हरिजन बोल लो। गांधी पर प्रभाव है, अंतर विरोध है लोहिया में, इसलिए हरिजन शब्द का जिक्र करते हैं। लेकिन ये पैर धोने की किस तरह से धज्जी उड़ाते हैं। और इस एक घटना का जिक्र करते हैं लोहिया, कहते हैं कि उन्हीं 200 ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण जो तुरंत दूसरे ब्राह्मण को पैर धुलवाने के लिए राष्ट्रपति से आगे किया गया। और उन्होंने कहा कि संस्कृत के इस गरीब अध्यापक को मैं हमेशा श्रद्धा से याद रखूंगा। इस भयंकर राक्षसी नाटक में वह एकमात्र मनुष्य था। और बोल रहा था, आजाद भारत में संविधान लागू होने के बाद ब्राह्मण का पैर धुला गया। बनारस में विश्वनाथ मंदिर है, उसके बारे में भी जरा पता करिएगा। इस आधार पर कोई ब्राह्मण है, किसी के पैर धोने का मतलब होता है जाति प्रथा, गरीबी और दुख दर्द को बनाए रखने की गारंटी। उसके आगे उन्होंने कहा, वह हमेशा लाखों करोड़ों को दबे और पिछड़े बनाए रखेगी। आज भी तो यही हो रहा है। जो संघ जो सामाजिक समरसता की बात करता है, वो कहता है जातियां बनी रहें, जाति के आधार पर एक ही थाली में खाएंगे और अक्षर खत्म कर देंगे। हमारे प्रोफेसर लोग कहते हैं हमारे बच्चे सब जातियों के हैं, लेकिन रिजर्वेशन छेड़खानी करेंगे। तो यही राम मनोहर लोहिया लिख रहे हैं। तो इस बात को सोचना होगा। आगे वो लिखते हैं कि खटमल, मच्छर, अकाल और सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों के पैर धोना एक जैसी प्रक्रिया है। कौन हिम्मत कर रहा है? और आगे देखिए, जिसके हाथ सार्वजनिक रूप से ब्राह्मणों के पैर धो सकते हैं, उसके पैर शूद्र हरिजन को ठोकर भी मार सकते हैं। यही काम आज हो रहा है। एक ही थाली में हर जाति के लोगों के साथ खाया जा रहा है, लेकिन जहां मौका मिल रहा है जातिवाद पर अदृश्य क्रूरतम अमानवीय हमले हो रहे हैं। नेहरू के लिए क्या लिख रहे हैं लोहिया, पढ़िए, सुनिएगा। पेज नंबर 15। अपने देश के राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से इस तरह अपने आप को गिराने की इजाजत देने के लिए मैं प्रधानमंत्री और उसकी सरकार को दोषी ठहराऊंगा। वह आदमी जो जाति प्रथा की समस्या पर अपनी छाप चालाकी से छिपा सकता है, वह और अधिक घातक होता है। आज तो लोहियावादी, सरकारी लोहियावादी, मठाधीश प्रोफेसर लोहियावादी इतने बड़े घाघ और धूर्त बने बैठे हैं कि जाति के नाम पर बात भी करेंगे, लेकिन जाति उन्मूलन के पूरे सवाल को छिपा ले जाएंगे। लोहिया ने उस समय लिखा था कि जो अपनी जाति की समस्या पर बात तो करेगा, लेकिन अपनी छाप चालाकी से छिपा ले जाएगा, वो ज्यादा घातक है। और ब्राह्मणों के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बल भर आलोचना उन्होंने की। और उसके बाद इसमें उन्होंने कहा कि जाति प्रथा के विरुद्ध इधर उधर की और हवाई बातों के अलावा प्रधानमंत्री नेहरू ने जाति तोड़ने और सबके बीच भाईचारा लाने के लिए क्या किया, इसकी जानकारी जुटानी होगी। दिलचस्प है, आज भी यही हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रशासन और फौज में भर्ती के लिए और बातों के साथ साथ शूद्र और द्विज के बीच विवाह की योग्यता और सभोज से इनकार करने पर अयोग्यता मानी जाएगी, उस दिन जाति पर सही मानी में हमला शुरू होगा, और वह दिन अभी आया नहीं।
और उन्होंने कहा कि जो अपर कास्ट के लोग, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ने बनिया से शादी कर ली, बनिया ने वैश्य से शादी कर ली, छत्री से कर ली, तो जाति टूट रही है। इसको कह रहे हैं क्रूरतम मजाक है। दलित और शूद्र से शादी करो तब वो कहते हैं अंतर्विवाह को बात माना जाए। और अंतर्विवाह को लोहिया मानते हैं कि सार्वजनिक सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता बना देनी चाहिए। और उसके बाद वो फ्रांस की क्रांति के लिए वो ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं। अब इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉफी हाउस में बैठकर बातें करने वालों के बीच एक दिन मैं बैठा था, जब किसी ने कहा कि कॉफी के प्यालों पर होने वाली ऐसी बातचीत ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। मैं गुस्से से उबल पड़ा। हमारे बीच एक भी शूद्र नहीं था, हमारे बीच एक भी औरत न थी। हम सब ढीले ढाले, चुके हुए और निस्तेज लोग थे, फल के खाए चारे के जुगाली करते हुए ढोल की तरह। ये सवाल वो कर रहे हैं कि कांग्रेसी, कम्युनिस्ट और समाजवादी चाहे जानबूझकर अथवा परंपरा के द्वारा राष्ट्रीय सहमति का बड़ा क्षेत्र है वह शूद्र औरत को, जो कि पूरी आबादी की 3/4 है, दबाकर और राजनीति से अलग रखने की साजिश में शामिल है। आज आप देखिएगा। और आगे एक कोटेशन और मैं पढ़ना चाहता हूं। सोचिएगा, ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी क्रांति की बात एसी कमरों में होती है, लेकिन उसमें अलग जाति के लोग नहीं होते, उसमें महिलाएं नहीं होती, और फ्रांसीसी क्रांति को याद करते हैं। आज 1950 में लोहिया ने लिखा था, हम 2020 में बात कर रहे हैं। 70 साल बाद आज भी यही हो रहा है। सारी ठेकेदारी एक ही जाति के लोगों ने निभाई है, और वो इस बात की चिंता तक नहीं करते कि हमारे मित्रों में कोई गैर हमारी जाति का है कि नहीं, हमारा गैर धार्मिक है कि नहीं। इसीलिए नफरत सबसे ज्यादा है। लोहिया इस बारीकी को लिखते हैं। और महिलाओं के लिए कहते हैं कि उनको रसोई की गुलामी दे दी गई, और रसोई की गुलामी के बाद वो कहते हैं कि बच्चे पैदा करना और पालना यही महिलाओं के लिए जिम्मेदारी कह दी गई। और उन्होंने कहा कि तलाक लेने का हक, अवैध बच्चा पैदा करने के हक पर खुल करके लोहिया लड़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तलाक और अवैध बच्चा पैदा करने को मैं ज्यादा ठीक मानता हूं, खुला हुआ समाज होना चाहिए। और फिर बिना दहेज के लड़की किसी मसरफ की नहीं होती, जैसे बिन बछड़े वाली गाय। और वो कहते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, करोड़पति लोग दहेज लेते हैं, और दहेज पर कितना कड़ा हमला कर रहे हैं। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि खेती में ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें खुद मेहनत करने के बजाय खेत पट्टे पर दे देने से ज्यादा लाभ होता है। ठीक इसी तरह कम पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उस पर दहेज कम मिलेगा। सोचिए, आज भी तो यही हो रहा। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग दहेज ले रहे हैं, दे रहे हैं, अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे हैं, हर काम जाति में कर रहे हैं, भाषण जाति पर वही सबसे बड़ा देंगे। दहेज लेने और यौन पवित्रता की लंबी चौड़ी बातों के बावजूद आमतौर पर विवाह और यौन के संबंध में लोगों के विचार सड़े हुए हैं, आज भी सड़े हुए हैं। हिंदुस्तान आज विकृत हो गया है। दहेज लेने और देने पर निसंदेह सजा मिलनी चाहिए, किंतु दिमाग में और उसके मूल्यों में परिवर्तन होना चाहिए। नाई और ब्राह्मण जो शादियां तय करते थे उसको लेकर के कहते थे कि आज तो मशीन बना दिया। वो लोहिया कहते हैं कि तस्वीरें दिखा करके शादी करना तो फिर भी ठीक है, फोटो देखकर सक्षाती शर्माती लड़की द्वारा चाय की प्याली लाने के दम घोटू वातावरण में शादी करना हर हाल में बेहुदा है। यह ऐसा ही है जैसे किसी घोड़े को खरीदते समय घोड़ा ग्राहक के सामने तो लाया जाए, पर न उसके खुर छू सकते हैं न उसके दांत गिन सकते हैं। ये एक कोटेशन है। और फिर वो अवैध बच्चे की बात करते हैं, विनोबा भावे की बात करते हैं कि कैसे ये लोग दोहरे चरित्र के लोग थे और इनके वैचारिकी पर नहीं वो मामला था। ब्रह्मचर्य को लेकर के यहाँ गांधी की आलोचना करते हैं, और वो कहते हैं ब्रह्मचर्य एक कैद खाना है। और लगातार वो कहते हैं कि समय आ गया है जवान औरतें और मर्द ऐसे बचकानेपन के विरुद्ध विद्रोह करें। लोहिया लगातार विद्रोह को आवाज देते हैं। वो कहते हैं कि जब ये राष्ट्रपति गया था पैर धुलने, तो बनारस के लोगों ने विद्रोह क्यों नहीं कर दिया। महिलाओं को वो कह रहे तुम लोग विद्रोह क्यों नहीं कर दे रही हो, तुम्हें मुक्ति चाहिए इस सड़े हुए गलगल समाज से। और लोहिया आगे लिखते हैं, बलात्कार और झूठ बोलना या वादों को तोड़ना, इन दो जुल्मों के अलावा यौन आचरण में केवल 2 ही अक्षम्य अपराध है, बलात्कार और झूठ बोलकर वादों को तोड़ना। तीसरे वो कह रहे हैं दुख देना। इनके अलावा स्त्री और पुरुष में हर तरह का संबंध जायज है। इतना रेडिकल आदमी, शायद यही तो नहीं चुभ रहा था, इसलिए लोहिया को उपेक्षित किया गया।
और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोग समाज में कैसे विवाह के खर्च के नाम पर आलीशान अश्लीलता दिखा रहे हैं। धर्म, राजनीति, व्यापार और प्रचार, ये चारों मिलकर उस कीचड़ को सजो कर रखने की साजिश कर रहे हैं जिसे संस्कृति के नाम से पुकारा जाए। आज आप संस्कृति के नाम पर देखिए क्या हो रहा है। भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय नारी, भारतीय धर्म, भारतीय विवाह संस्था, भारतीयता, अरे कर्म कांड आडंबर को थोप दिया गया इतना ऊपर कि आपको लगता है कि यही सच है। ये कह रहे हैं कि धर्म, राजनीति, व्यापार और प्रचार ने मिलकर के इस बजबजाते कूड़े को जन्म दिया और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ आवाज उठेगी। तीसरा लेख है वर्ण संगठन और शूद्र। उसमें वो लगातार ये कहते हैं कि शूद्रों के बीच किस तरह से छोटे छोटे वर्ण संगठन बन रहे हैं, ये प्रतिरोध उभर रहा है। नया भारत जाति से मुठभेड़ करता हुआ आगे दिख रहा है। एक छोटा सा लेख, वक्ती अन्याय सहें, ये लेख है बहुत दिलचस्प है हिंदू बनाम हिंदू में, इसे जरूर पढ़िएगा। 2 पैराग्राफ है और इसमें कह रहे हैं समाजवाद बराबरी का सिद्धांत। और इस पूरे लेख का क्रक्स क्या है पता है? बनिया और ब्राह्मण सबसे ज्यादा मलाई इन्होंने खाई। तो जब वक्त बदलेगा, जब नीचे की जातियां, जो शोषित जातियां हैं, कामगार जातियां हैं, वो जब अपना हक मांगेंगी, तो जो वक्ती अन्याय होगा ना, क्योंकि आप 5000 साल से सब कुछ सहते आए हो, सब कुछ कब्जा किए हो, तो वो आपको वक्त का अन्याय सहना पड़ेगा और इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आप आज भी बहुत थोड़े से लोग कब्जा किए हुए हैं, भले ही ब्राह्मण और बनिया में सब अमीर नहीं है, लेकिन वो शरीर के भिखारी लेकिन बुद्धि के मालिक है। ये कोटेशन है राम मनोहर लोहिया का, शरीर के भिखारी बुद्धि के मालिक। आज भी जो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया है, इसको अगर इस पे जोड़ते तो ये सरकारी लोहियावादी थोड़ा सोचते। तीसरा और चौथा लेख इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जातिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें वो लगातार ये कहते हैं कि किस तरह से जातिवाद बढ़ता गया, 5000 सालों में किस तरह से ज्ञान, शिक्षा, सब कुछ पर कब्जा रखा गया, इसलिए ये जातियां हर तरह के संसाधनों और अवसरों से वंचित रखी गई। और अब उसके बाद इसमें छोटा सा लेख है, फिर उसके बाद पत्र व्यवहार है। और इस पत्र व्यवहार में उस समय के जितने सामाजिक, योगेंद्रनाथ मंडल, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम लखन चंदापुरी और केशरी सिंह, जितने पिछड़े वर्ग के संगठन थे, जितने सामाजिक न्याय के संगठन थे, उन सबसे पत्र व्यवहार हो रहा था और लोहिया लगातार एक एका बनाने की कोशिश कर रहे थे। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु से उनका पत्र इसमें शामिल है, नंदकिशोर जी का पत्र इसमें शामिल है, और इसमें सबसे दिलचस्प एक श्री नायकर जी से भेंट है। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार से राम मनोहर लोहिया ने भेंट की थी और उन्होंने कहा था 2-3 मांगे आप छोड़ दीजिए। एक तो गांधी चूंकि प्रतीक है इसलिए उनकी आलोचना छोड़ दीजिए, अलग से भारत का टुकड़ा करके दक्षिण द्रविड़ राज्य मांगने की बात छोड़ दीजिए, हिंदी का विरोध छोड़ दीजिए और हिंसा को छोड़ दीजिए। और इन लोगों को लेकर के उन्होंने कहा कि बाकी आपको इस उम्र में कैद भुगतनी पड़ रही है, इसको लेकर के मैं सहमत हूं। नेहरू ने आपको पागल कहा, मैं इसके खिलाफ हूं, एक प्रधानमंत्री को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लोहिया क्या लिखते हैं? उत्तर भारत के अधिकांश लोग इस मामले में मेरे जैसे विचार रखते हैं, न कि श्री नेहरू जैसे। मैं चाहूंगा कि आप देश की तमाम समस्याओं पर सोचें, जाति प्रथा का अंत चाहते हैं और उसके लिए आंदोलन करते हैं, यह अच्छी बात है। जाति प्रथा का अंत होना ही चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत ब्राह्मणों के खिलाफ। और इस तरह से लोहिया एक समझौता लेकर के आते हैं और वो ये कहते हैं कि 2 चीजों की मैं पेरियार की तारीफ करता हूं, वे कर्मशील व्यक्ति हैं और दूसरा वे अन्याय का प्रतिकार करने की उत्कट भावना है पेरियार में। और वो जनेऊ और चोटी को तोड़ने का जो रेडिकल मूवमेंट कर रहे हैं, ये बहुत साहस की बात है। थोड़ा सा वो असहमत थे कि हिंसा, और वो कह रहे थे कि ब्राह्मण जाति के खिलाफ इस तरह से एकदम नकारात्मक नहीं होना, ये दोनों के बीच अंतर है। और उन्होंने कहा कि ये जाति इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आंदोलन होना चाहिए और भाषा को लेकर के अलग नहीं। इसके बाद जो लेख है पेज नंबर 52 से शुरू होता है, जाति प्रथा नाश क्यों और कैसे। इसमें 2-3 जगह पर लगता है कि वो पेरियार का जवाब देने की कोशिश करते हैं और वो ये लगातार ये कहते हैं कि किस तरह से जाति को तोड़ने के लिए आपको ये कहना चाहिए कि आप जाति में एक ही जाति के लोग दोस्त बनाते हैं। फेसबुक का देखिए ना, मैं एक ट्रायल देता हूं आपको, आपकी फेसबुक में आपकी जाति के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। लोहिया उस समय कह रहे थे कि जाति दुनिया में सबसे बड़ा बीमा है,
जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देता होता, सारा मुनाफा होता है। आज तक सारा मुनाफा जो जाति के पायदान पर ऊपर होगा वो मुनाफा कमाएगा। इसी तरह से वोट दिए जाते हैं। और उन्होंने कहा 80% लोग पर 20% लोगों का कब्जा इसीलिए चल रहा है, और 90% आबादी को दर्शक बनाकर छोड़ देने वाली परंपरा जाति की है। देश के दारुण दुर्घटनाओं के निरीह और लगभग पूर्ण उदासीन दर्शक बना देने की है, इसलिए जाति का विनाश होना जरूरी है। और उसमें वो कहते हैं, डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि किस तरह से कुछ तबकों को, कभी कभी बड़े तबकों को नाराज करने पर ही बड़े सामाजिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। नाराजगी होगी, जब हम लोग भी जाति की बात करते हैं तो बड़ा तबका नाराज होता है। लोहिया से भी नाराज था, लोहिया को बदनाम किया गया, लेकिन लोहिया ने कहा कि जो भ्रांति का जाल, जो सिद्धांत बुने गए हैं वो सब पाखंडी हैं। 40 करोड़ जनता के साथ भेदभाव करने वाला दुनिया का अमानवीय सिद्धांत है। लोहिया कहते हैं कि जाति से विद्रोह करके हम इस जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। और लोहिया आगे कहते हैं कि ब्राह्मण, बनिया और ये जो जातियां हैं यही सारा संसाधनों पर कब्जे किए हुए हैं, इसलिए इनको हटाने की बात करनी होगी और नीचे से जातियों को मजबूत करने की बात होगी, हिस्सेदारी देनी होगी। और उसके लिए लगातार लोहिया लिखते हैं कि महाराष्ट्र के आंदोलन की बात करते हैं, मराठा आंदोलन की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, और कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी देनी होगी। ये लोहिया का प्रथम काम है, और इसको लेकर के लगातार लोहिया लिखते हैं, बोलते हैं। और वो कहते हैं अंतर जाति विवाह, रोटी बेटी का संबंध, इस तरह से हम जातियों के भीतर एक बराबरी का समाज बनाएंगे। और जिस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं लोहिया, आर्थिक गैर बराबरी पर। वो कहते हैं कि इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति, इन दोनों के बीच 1 से 10 का अधिकतम अनुपात होना चाहिए। आज आपके देश में क्या है? अप्रत्याशित अनुपात है, कोई संख्या नहीं बची है सबसे अमीर व्यक्ति के पास जितना संसाधन और देश के सबसे गरीब व्यक्ति के पास। तो लोहिया का आर्थिक चिंतन जाति चिंतन के साथ जुड़ा हुआ था। इसीलिए जब मैं आज सोशल जस्टिस की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं असली कम्युनिस्ट तो हम हैं, हम क्योंकि आर्थिक न्याय की बात सामाजिक न्याय के साथ करते हैं, ये बात समझनी होगी। और फिर वो कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के। एक जबानी क्रांतिकारी हैं जो जाति को खत्म करना चाहते हैं, दूसरे निचले स्तर के क्रांतिकारी हैं जो जाति को खत्म करना चाहते हैं, तीसरे वास्तविक हैं। और आज क्या है, हमारे वक्त में जबानी क्रांतिकारी सबसे ज्यादा हो गए। आज किसी से पूछिए तो कहेगा जाति खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो भीतर भीतर जाति को बनाए रखेगा। जाति तो समानता, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के फर्क को लोहिया बता गए हैं, हमने समझने की कोशिश नहीं की। फिर हमने कहा, लोहिया आगे लिखते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने सबसे बड़ी दिक्कत क्या की कि उन्होंने इस बुनियाद को समझा ही नहीं। किसी बड़े पैमाने पर विशेष अवसर देने की पूरी तौर के खिलाफ हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट। वे उसे जाति प्रेरित कदम कहकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जबकि वे स्वयं शायद अनजाने ही दुष्ट जाति भावना से भरे हुए हैं। तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आज के दौर में सबसे ज्यादा दक्षिण पंथ और आरएसएस इस दुर्भावना का शिकार है और सबसे ज्यादा उसी का दावा करता है। तो लोहिया कहते हैं कि नेतृत्व समावेशी नहीं है, तो आज क्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय और भूमिहार ही हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, पुरुष ही स्त्री की लड़ाई लड़ेगा? अरे भाई, जिन जातियों की बात है उनको लड़ने दीजिए, लोहिया उस समय कह रहे थे। और इन तबकों से बौद्धिक वर्ग को पैदा होने दीजिए, वो अपनी लड़ाई लड़ेगा। फिर कहते हैं 20% से ज्यादा आबादी के लोग, 20% से कम आबादी के लोग 80% संसाधनों पर कब्जा किए हो। व्यापार, सेना, ऊंची प्रशासनिक नौकरियां और राजनीतिक दल, इन सब में 80% से ज्यादा ऊंची जाति के लोग जमा हुए हैं। लोहिया लिख रहे हैं 1958 में, और आज तो ये आंकड़ा 90% हो गया। तो सरकारी लोहियावादी, मठाधीश प्रोफेसर लोहियावादी कहाँ है आपके दर्शन में? ये चिंता, कोई लेख लिखा हो तो दिखाइएगा। तो ये बार बार कहते हैं कि जब तक 80% जनता के भीतर से नेतृत्व पैदा नहीं होगा, ये समाजवाद नहीं आएगा। और आगे वो कहते हैं कि छोटी सी और ऊंची जातियों में भी वो कहते हैं जाति की यह चक्की निर्दयता से चलती है।
अगर वह छोटी जातियों को फंसा रही है, इस चक्की में पीस रही है, तो वो कह रहे हैं ऊंची जाति को भी पीस कर सच्ची ऊंची जाति और झूठी ऊंची जाति में बांट रही है। एक बार सोचना चाहिए, ब्राह्मणों में भी 3-4 जातियों के लोग इस सारे पदों पर कब्जा क्यों किए हुए, राजपूतों में भी, क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी कुछ जातियों के लोग सब पर कब्जा किए हुए हैं और बाकी का हक मारे हुए। लोहिया उस समय लिख रहे थे। और बनिया जाति और उसके बाद अहीर जाति की बात करते हैं और कहते हैं कि जब ये एका बनेगी, ओबीसी की एका बनेगी, दलितों और शूद्रों की बनेगी, तो उनमें से जो जाटव हैं, जो यादव हैं, उनको जिम्मेदारी बड़ी रखनी पड़ेगी ताकि सबको मिलाकर के बड़ी एका बनाई जाए। आज आप उसी चुनौती से जूझ रहे हैं जिस खतरे को लोहिया बता गए थे। सामाजिक न्याय में आज जरूरत इस बात की है कि जो इन तबकों में बड़ी जातियां हैं उनको अपना दिल बड़ा करके, अपना एक कदम पीछे रख करके सारी जातियों को मिला करके एक सामाजिक न्याय की लड़ाई छड़ी जाए, जो असल माने में लोहिया को लड़ाई की बात करेंगे। और बार बार वो कहते हैं कि जनेऊ और चोटी, इसको तोड़ने की बात लोहिया करते हैं। और लोहिया कहते हैं औरत, शूद्र, मुसलमान, आदिवासी, इनके बिना कोई देश बेकार है। और लोहिया कहते हैं कि पेज नंबर 71 पे कि आप इनकी मेरिट की जांच कैसे करेंगे, तो आपका समानता का कॉन्सेप्ट बहुत झूठा है। समानता कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज भी मेरिट और समानता के नाम पर ये जाहिल प्रोफेसर सब बैठे हुए हैं विश्वविद्यालयों में, ये जाहिल जातिवादी जज बैठे हुए हैं और कहते हैं अनइक्वलिटी हो रही है। सारे दार्शनिक ये कह गए हैं कि समानता जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा। जो सदियों से गुलाम है वो बराबर की रेस में कैसे आएगा? लोहिया इस पे पेज नंबर 70 और 71 पे लिखते हैं। ठीक है, आगे इस पूरे मसले को आगे वो लिखते हैं कि इन छोटी जातियों को बड़ी जातियों के साथ मिलाकर एक बड़ी एका बनानी होगी। ऊंची जाति के युवजन अब पूरी ताकत से उठें। ब्राह्मणों, भूमिहारों और क्षत्रियों को लोहिया बता गए और खुद लोहिया बहुजन नहीं थे, याद रखिएगा। ऊंची जाति के युवजन को अब अपनी पूरी ताकत से उठना चाहिए। इस नीति में अपने स्वार्थों पर हमला करने की बजाय आप उसमें जनता के नवजीवन को देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मणों के बीच से कोई जाति को खत्म करने का आंदोलन खड़ा हो रहा है? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि जाति खत्म, जाति उन्मूलन, क्षत्रिय भूमिहार कोई खड़ा करे? ये चिंता थी। और इसके बाद इसके पूरे लेख में जाति को लेकर के चिंता है कि जाति की बनावट कैसे और किस तरह से यह अवसरों और संसाधनों के बंटवारे को तय कर देता है। इसलिए जाति उन्मूलन बार बार वो कहते हैं कि बहुत जरूरी है। पेज नंबर 92 पर लोहिया लिखते हैं, देश की जनता का 90% मुर्दा हो चुका है और 9% अर्ध मुर्दा। केवल 1% में विचित्र प्रकार की विकृत जान है। पिछले 1500 वर्ष में मालूम होता है ऐसा ही लगातार रहा। इसलिए हिंदुस्तान दुनिया का सबसे विचित्र देश है। सबसे ज्यादा जो बाहर से आया कब्जा कर लिया। जो लोग कहते हैं कि फूट के कारण देश गुलाम बनता है, वे इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र कुछ नहीं जानते। हिंदुस्तान गुलाम बनता रहा है मुख्यतः जनता की उदासी के कारण, और इस उदासी का सबसे बड़ा कारण जाति प्रथा रही है और इसी के साथ छोटे बड़े का आर्थिक विभाजन। तो जो जाति प्रथा पर हमले हुए लेकिन जाति प्रथा खत्म नहीं हुई, 90% लोगों पर 10% लोगों का कब्जा, और इसको लेकर के फिर अंत में आखिरी में कुछ और लेख हैं और फिर जाति अध्ययन और विनाश संघ का घोषणा पत्र, और इसको लेकर के वो लगातार 1960 में इस घोषणा पत्र को जारी करते हैं और इस सदन में कहते हैं कि अंतर जाति विवाह, अंतर समूह विवाह सरकारी नौकरी के लिए अपरिहार्य बनाया जाए। पिछड़े और दबे हुए समुदायों को जैसे औरत, शूद्र, हरिजन, आदिवासी, दलित, पिछड़ी जातियों को राजनीतिक पार्टियों, राष्ट्रीय अर्थतंत्र और सरकारी नौकरियों में ऊंची जगहों पर मौका दिया जाए। आज नहीं मानते लोग। औरत की जगह घर की रसोई से न होकर आदमी की जगह पालने में हो। अगर औरत की जगह रसोई घर में हो तो आदमी की जगह पालने के पास हो। यानी जो परिवार का बंटवारा है, रसोई और बच्चे पालने को, उसको बराबर किया जाए। कारखानों में हिस्सेदारी, यानी इस पूरे लगभग 22 तरह की शर्तें दी गई हैं जो जाति अध्ययन और विनाश संघ की घोषणा पत्र में 1960 के मई में लोहिया ने यह किया था। उन 22 घोषणा पत्र की मांगों में आर्थिक न्याय, सामाजिक तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी जातियों को संपत्ति, संसाधन और अवसरों में हिस्सेदारी, लैंगिक आधार पर महिलाओं की बराबरी की हिस्सेदारी की बात लिखी हुई है। और यह लोहिया का चिंतन था जो आज भी अधूरा है। और मुझे लगता है
कि इस चिंतन को जरूर पढ़ना चाहिए, और इसको जरूर पढ़ना चाहिए कि भारतीय नारी द्रौपदी जैसी हो, जिसने कभी भी किसी पुरुष से दिमागी हार नहीं खाई। नारी को गठरी के सामान नहीं बनाना है, परंतु नारी इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना दे और अपने साथ ले चले। इस लेख में जुलाई 1960 में जाति प्रथा समस्या की जड़ को भी बताते हुए जाति प्रथा और गुलामी के निराकरण में वही बात कहते हैं कि आर्थिक बराबरी, लैंगिक बराबरी और जो राजनीतिक, सामाजिक और नौकरी शिक्षा में बराबरी की बात है, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम एक बराबरी का समाज नहीं बना पाएंगे। हिंदू बनाम हिंदू, पतली सी किताब है। आज मैं सोचता हूं कि आइडिया ऑफ इंडिया इस तरह की मान्यताओं को क्यों तवज्जो नहीं देता है, और क्यों लोहिया को छोटे छोटे टुकड़ों में ही याद किया गया। जेंडर डिस्कोर्स में लोहिया क्यों नहीं है? एनिलेशन ऑफ कास्ट को लेकर के ओबीसी जातियां लोहिया को क्यों नहीं पढ़ती, जब पिछड़ा पावे 100 में 60? इसलिए अगर आपको ये बात करनी होगी तो ओबीसी जातियों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोहिया को एक बने बनाए खांचे में नहीं पढ़ेंगे। और बड़े बड़े महानायक, महापुरुष, महात्मा, लोकनायक और लोकमान्य, इन सब के सामने एक सोशल जस्टिस के नायक को उसकी पूरी मुकम्मल व्याख्या के साथ और धर्म की जगह पर थोड़ा जो अंतर्विरोध है उसको स्वीकार करते हुए लोहिया को मुकम्मल दृष्टि में पढ़ेंगे, और नए आइडिया ऑफ इंडिया को रचने में हम इसको शामिल करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। कि अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।